प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा मॉक टेस्ट नंबर 42 है। हमारे टोटल 100 मॉक टेस्ट की ये सीरीज है। 1000% हम अति संभावित जो पिछले 5 सालों में ट्रेंड चलता आ रहा है यू पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स के क्वेश्चन का पूछने का, उन्हीं के पैटर्न पर उन्हीं लेवल पर हम क्वेश्चन को रेडी करके लाते हैं पर डे दोपहर 3 बजे। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पिछली क्लास के अभ्यास प्रश्न से। जो पिछली क्लास का यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 41 का जो अभ्यास प्रश्न था उससे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। मनोज अपनी सभी वस्तु पर 20% का बट्टा देता है यानी कि डिस्काउंट करता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह बट्टा ना देता तो उसका लाभ का परसेंट क्या होता। देखो जी, लाभ और हानि और अंकित मूल्य, यानी कि बट्टा दिया जाता है अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस पे, उसके बाद हम उसको वस्तु को बेचते हैं, फिर बेचने के बाद देखते हैं कि लाभ हुआ कि हानि। तो यानी कि अगर मैं देखता हूँ कि वस्तु अगर 100 की खरीदता हूँ, कोई वस्तु अगर 100 रुपये खरीदता हूँ, उस पर अगर 20% का लाभ पे बेचता हूँ तो उस वस्तु को बेचूंगा 100 से 20 रुपये अधिक। जितने का लाभ है मैं 100 में उतना जोड़ दूंगा तो मेरी वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब मैं अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करूँगा, अंकित मूल्य का वैल्यू लूँगा x और उसका 20% घटाऊंगा तो x का 80% मैं वस्तु को बेचूंगा यानी कि बराबर 120 में। x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 120 को भाग करूँगा 80% से और उसका परसेंट हटाने के लिए ऊपर गुना कर दूंगा मैं 100 की। तो 40 दिया 120 और 40 दूनी 80 और 100 का हाफ हो जाएगा 50, 50 दिया 150, यानी कि वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपये है जो बेची थी 120 में और बेचने पे मैं था 20% का लाभ। यानी कि अगर उसे बट्टा ना देता तो वस्तु फिर कै का बेचता उसे 150 में। कै की वस्तु हमने खरीदी थी या 100 रुपये में खरीदी थी, अगर बट्टा ना देता तो उसे बेचते हम 150 रुपये में। तो यानी कि लाभ होता मुझे इस प्रकार 50 रुपये का, 50 रुपये का लाभ बटे करिया मूल्य। करिया मूल्य कितना मेरा जी 100 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। तो लाभ का परसेंट मेरे पास हो जाएगा जी कितना जी 50%। 50% की ऑप्शन मेरी जो दी गई है ऑप्शन डी में दी गई है। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, साझेदारी से संबंधित हमारा ये प्रश्न है और आपके सिलेबस में पार्टनरशिप के चैप्टर दिया गया है। एम और एन 28,000 रुपये और 32,000 रुपये लगाकर एक व्यापार स्टार्ट करते हैं व्यवसाय। 4 माह बाद एम ने 8,000 रुपये वापस निकाल लिए और एन ने 8,000 रुपये अधिक और जमा कर दिए। वर्ष के अंत में हमारे पास 54,000 का लाभ हुआ। तो लाभ में एन का हिस्सा निकालना। तो देखिए, पार्टनरशिप वाले सवालों में लाभ जो होता है वो होता है जी पूंजी गुना समय। जितना आपने मनी लगाई है और उस मनी की गुना करते हैं समय में तो हमारा लाभ का अनुपात आ जाता है यानी कि लाभ। तो यहाँ पे एम जो है वो लगाता है शुरुआत के 4 महीने रखता है अपनी पूंजी 28,000 रखता है शुरुआत के 4 माह। उसके बाद हमारी पूंजी लगा जो 32,000 है वो अभी 4 महीने तक रहती है इनकी। उसके बाद उसकी पूंजी इन दोनों में कोई घटाता है और एक बढ़ाता है। तो अब 28,000 में 8,000 एम निकाल लेगा तो 20,000 उसके पास अब बच जाएंगे। 28 में से 8,000 घटाएंगे, 20,000 4 महीने जा चुके साल में से 8 माह के लिए जो पूंजी रहेगी एम की वो रहेगी जी आपकी 20,000। एन की जो पूंजी है 8,000 बढ़ जाएगी, 32 में 8,000 जोड़ेंगे तो एन की पूंजी हो जाएगी जी आपकी 40,000 और अगले 8 महीने तक इसके व्यापार में पूंजी रहेगी जी 40,000। अब यहाँ से हम ये निकाल लेते हैं। देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर लेंगे हम। यहाँ पे 28 चौका 112 हो जाएगा। यहाँ से 3 जीरो निकाल लेंगे, यहाँ से भी 3 जीरो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 20 अट्ठे 160 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जी 32 चौका 128 और 40 अट्ठे 320। अब इनको ऐड कर लूँ मैं, यहाँ पे हो जाएगा 272 और जी यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना 8 4 और 4 448। 4 से डिवाइड करेंगे 4 छिक 24 बच के 3 8 चौक 32, 4 एकम 4 4 एकम 4 4 दूनी 8, 17 से नहीं कटेगा, 17 112 नहीं जाएगा तो यहाँ पे 4 से फिर काट लेंगे। 4 एकम 4 7 चौक 28, 4 दूनी 8 बच गए 3 8 चौक 32, यानी कि लाभ का जो अनुपात होगा एम और एन में
वो लाभ का अनुपात होगा जी 17:28 में। टोटल लाभ मेरे पास कितना दिया है जी, टोटल लाभ के रुपये दिए 54,000। तो 17/28 को मैं जोड़ूंगा, 17/28 का जोड़ा जाएगा जी 45 यूनिट, और 45 यूनिट में टोटल लाभ है, तो टोटल रुपये में लाभ है जी 54,000। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 9 छिक 54, यानी कि आपकी 5 यूनिट की वैल्यू है आपकी 6,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 1200। अब मेरे पास निकालना किसका लाभ का जी, एन का हिस्सा। एन के लिए हमारा अनुपात जो है वो है जी 28, तो एन का वैल्यू हो जाएगी लाभ में 28 में गुना करेंगे 1200 की, तो ये मेरा लाभ हो जाएगा एन का लाभ के हिस्से के रुपये 0। 12 96 से लग गए 9, 12 दूनी 24, 24 और मेरे पास हो जाएगा 9 33, यानी कि यहाँ पे मेरे पास टोटल रुपये आ जाएंगे 1200 की गुना करके यहाँ पे 33,600 रुपये लाभ के, 33,600 रुपये एन के लाभ के ऑप्शन दी है मेरी ऑप्शन सी में। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया था थोड़ा कैलकुलेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 80 किलोमीटर जाती है जी, और 60 किलोमीटर चाल से 120 किलोमीटर जाती है, और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 किलोमीटर जाती है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो जहाँ पे चाल दूरी अलग अलग हो वहाँ पे औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे कुल दूरी तो हम निकाल लेंगे कितनी भाई, 80 किलोमीटर और 120 किलोमीटर 200 और 100 कितना जी 300, यानी कि 80 प्लस 120 प्लस 100, तो कहने का मीन्स हुआ मेरा 300 किलोमीटर की कुल दूरी उसे तय करनी है। समय निकालने के लिए 80 किलोमीटर जाता है 40 की चालता, तो क्या घंटे में जाएगा जी, वो 2 घंटे में चले जाएगा। और जी इसी प्रकार अगर वो 120 किलोमीटर 60 की चाल से जाता है तो वो फिर यहाँ पे भी 2 घंटे में चले जाएगा जी। और जी 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से अगर वो 100 किलोमीटर जा रहा है तो उसको यहाँ पे भी 100 किलोमीटर जाने में 50 की चाल तक कितना समय लगेगा जी, 2 घंटे। तो 2 घंटे लगेगा, यानी कि टोटल घंटे लग जाएंगे 6 घंटे। 6 घंटे में जाता है जी वो कितना 300 किलोमीटर, तो औसत चाल हो जाएगी 300 को जब 6 से भाग करेंगे 50 किलोमीटर प्रति घंटे के लिए मेरी ऑप्शन है जी ऑप्शन डी। तो जहाँ पे चाल और दूरी अलग अलग दिया हो वहाँ पे हमारा औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है परसेंटेज का। 2 उम्मीदवार के बीच हुए एक चुनाव में 1780 वोट अमान्य यानी कि इनवैलिड घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 82% मत मिला और 80 वोटों के अंतर से चुनाव जीता। चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जी वैलिड हमने लिया कि वैलिड हमारे पास टोटल जो है वैलिड वोट का परसेंटेज हमने अपनी साइड से ले लिया कि 100% अपने वैलिड वोट अगर माननी वहाँ पे, तो 82% जीतने वाले ने लिया, 80 का 82% जीतने वाले ने लिया, तो हारने वाले ने लिया होगा 100 में से 82 घटाएंगे 18%, हारने वाले के 18% वैलिड का और हारने वाले के 18, तो हार जीत का जो अंतर आएगा हमारा आ जाएगा 82 और 18 का अंतर हो जाएगा जी 64। तो 64% की जीत बता रहा हो कितने वोटों की जी, परसेंट में जीत है 64 की, वोटों में जी 80, तो यानी कि 80 वोट की वैल्यू बराबर है जी 64 की। 1% बराबर हो जाएगा 80 बटे 64, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100। टोटल वैलिड वोट कितनी है, 16 चौका 64, 16 पंजे 80 और 4 से काटेंगे 100 को तो ये कट जाएगा 25 बार, 25 की गुना करेंगे 5 में, तो यानी कि मुझे टोटल वैलिड वोट यानी कि 100% की वैल्यू पता लग जाएगी कितनी जी 125, यानी कि वैलिड वोट जो वहाँ पे टोटल पड़ी जो मान्य है वे 125 और अमान्य वोट कितनी है जी 1780। तो टोटल वोट निकालने के लिए टोटल वोट कितनी होगी मेरी, तो वैलिड और इनवैलिड दोनों वोट को मैं जोड़ दूंगा, अर्थात 125 वैलिड है, इनवैलिड मेरे पास है 1780, 1780 और 125 का जो जोड़ा होगा मेरा आंसर हो जाएगा 5, 8 2 10, 7 और 1 8 1 9 और 1, यानी कि 1905 वोट टोटल वहाँ पे
डालेगी थी चुनाव में। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया है 3, 4, 5 के अनुपात में, परिमाप 36 दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जी। तो देखो त्रिभुज मुझे दिया गया है जिनमें अनुपात दिया गया है जी 3, 4 और 5 का अनुपात। तो इनका अनुपात का योग करूँगा, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 + 4 + 5, यानी कि 12 यूनिट में टोटल मेरा परिमाप होगा। 12 यूनिट में अगर टोटल योग है तो उसकी वैल्यू है जी 36। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब भुजा निकालने के लिए 3 में 3 के गुना करूँगा, 4 में 3 के गुना और 5 में 3 के गुना, यानी कि एक भुजा 9 की है तो दूसरी 12 की है और तीसरी 15 की। तो ये तीनों भुजा अगर हम देखें 9, 12, 15 का ट्रिपलेट बन गया। ट्रिपलेट बन गया तो हम कह सकते हैं त्रिभुज कौन सा है जी, समबाहु समकोण त्रिभुज। तो 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर 15 के स्क्वायर के। तो यहाँ पे त्रिभुज का जो हमारा एरिया आएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा, वो आ जाएगा जी 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यानी कि हाइट। तो 1/2 आधार में ले लेता हूँ उसका 9 और ऊंचाई ले लेता हूँ 12। तो 12 9 की गुना करके उसका हाफ जब करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट। तो ऐसे क्वेश्चन सिंपली क्वेश्चन है, ज़्यादा टिपिकल नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन है हमारे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा त्रिभुज समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी गई है, यहाँ से इसका क्षेत्रफल और परिधि निकालनी। परिधि का मतलब परिमाप, पैरामीटर। तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है। तीनों भुजा जिसकी बराबर होती है वो बोल जाता है हमारा क्या, समबाहु त्रिभुज। यहाँ पे इसकी ऊंचाई दी गई है, ऊंचाई यानी कि हाइट। ये h का मान दिया है 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले मुझे भुजा निकालनी होगी। समबाहु त्रिभुज की हाइट अगर निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, √3/2 और गुना भुजा, यानी कि हमारी भुजा। तो पहले मैं भुजा का वैल्यू निकालता हूँ। h का मान मुझे दिया है कितना जी, 15। तो h का मान मैं 15 रख के यहाँ पे भुजा निकालता हूँ। तो 2 गुना करेगा 15 में और भाग करेगा जी √3। तो भुजा बराबर 15 दूनी 30, 30/√3। तो √3 के ऊपर और नीचे गुना कर लेता हूँ मैं। √3 के ऊपर नीचे गुना करने के बाद मेरा यहाँ पे परमीकरण कर लूँगा तो ये हो जाएगा 30√3/3, यानी कि यहाँ से आ जाएगा मेरी भुजा 10√3, यानी कि भुजा मेरी हो जाएगी 10√3। यहाँ से मैं फॉर्मूले से परिधि निकाल लूँगा तो 10√3 की 3 बार जोड़ूंगा, यानी कि इसकी भुजा होगी त्रिभुज की 10√3, 10√3 और 10√3। तो तीनों का जोड़ करूँगा तो 10√3 3 बार जोड़ेगा 30√3, जो कि केवल एक ही ऑप्शन में मुझे दिया गया। तो ऑप्शन तो मेरा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ से परिमाप निकालने के, यानी कि परिधि का मतलब हो जाएगा उसकी तीनों भुजाओं का योग, यानी कि 3 गुणा 10√3 अर्थात 30√3 हो जाएगी उसकी परिधि, यानी कि परिमाप। अब ले लेते हैं त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 गुना भुजा का स्क्वायर। भुजा है मेरे पास 10√3। तो इसकी 10√3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे √ ये हट जाएगा, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 गुना 3। अब ये 4 इसे डिवाइड करेगा 100 को 25 बार, तो 25 को गुना करेंगे 3 में, तो 25 थी 75, हम कह सकते हैं 75√3 हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए। 75√3 और जी 30√3 उसकी परिधि हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 के लिए मेरा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन हमारा चाल समय दूरी का ट्रेन से संबंधित है। क्या क्वेश्चन है, 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई है वो अपनी लंबाई को पार करती है। जब व्यक्ति की या खंबे की या बत्ती की बात करते हैं तो अपनी लंबाई को 10 सेकंड में पार करती है, और विपरीत दिशा से आ रहे व्यक्ति समान लंबाई की, अपनी विपरीत दिशा से आ रही समान लंबाई की अन्य
रेलगाड़ी को 8 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की चाल निकालनी। यानी कि सेम लंबाई की रेलगाड़ी आती है, उसे पार करती है जी वो 8 सेकंड में। तो मुझे दूसरी रेलगाड़ी की क्या निकालनी है जी, चाल। तो पहले वाली गाड़ी की चाल निकालने के लिए जहाँ 10 सेकंड में व्यक्ति को पार कर रखा है उसकी लंबाई है जी 200 मीटर रेलगाड़ी की। दूसरी रेलगाड़ी भी हमारी सेम लंबाई की, यानी कि 200 प्लस 200, यानी कि 400 मीटर को पार करने में तो उसने समय लिया है जी 8 सेकंड, और 200 मीटर को पार करने में लिया 10 सेकंड। क्योंकि विपरीत दिशा से आ रही तो दोनों की चालों के योग ने 8 सेकंड में 400 मीटर निकाला। और सिंगल जब रेलगाड़ी जाती है 200 मीटर वाली 10 सेकंड में पार करती है। तो 200 को अगर मैं पहले वाली गाड़ी जो 10 सेकंड में पार कर जाती है उसकी चाल निकालने के लिए उसकी लंबाई को भाग कर दूंगा जितने ने उसने अपनी लंबाई को पार किया। अपनी लंबाई को पार किया उसने का मतलब व्यक्ति को पार किया है। व्यक्ति को पार करने का मीन्स रेलगाड़ी ने स्वयं को पार किया है। तो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी जी 20 मीटर प्रति सेकंड पहले वाले की। अब दोनों की इकट्ठी चाल अगर मुझे निकालनी है तो जब दोनों को पार कर रखा 8 सेकंड में, 8 सेकंड में पार करने में कितने मीटर पार किया 8 सेकंड में जी 40। तो 40 को भाग कर 8 सेकंड, तो मुझे दोनों की चालों का टोटल योग आ जाएगा 50 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ से मुझे निकालनी दूसरी रेलगाड़ी की चाल। तो ये दोनों की चालों का योग 50 मीटर प्रति सेकंड, एक का समय है 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड अगर मैं यहाँ से घटा लूँ तो मेरे पास चाल आ जाएगी दूसरी रेलगाड़ी की, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड। 30 मीटर प्रति सेकंड को कन्वर्ट करूँगा किलोमीटर प्रति घंटे में, तो गुना करूँगा 18/5 की। 5 छंग 30 और 6 गुना करूँगा 18 में, 18 छिक्का 108, यानी कि जो विपरीत दिशा से आ रही रेलगाड़ी दूसरी अन्य उसकी चाल है जी 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में। क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति अपने सामान की हानि को उसके विक्रय मूल्य पर काउंट करता है जो 25% है। वास्तविक रूप से हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, लाभ हो या फिर हानि हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों का अगर गणना की जाती है वह की जाती है जी क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य जिस पे हम खरीदते हैं वस्तुओं को, यानी कि सीपी। तो यहाँ पे इसने हानि को काउंट कर रखा है जी विक्रय मूल्य पे, यानी कि सेलिंग प्राइस पे। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि जिसमें मैं बेचा वो 100 रुपये है। अगर कोई 100 रुपये की वस्तु पे 25% का लॉस है तो 100 का 25% निकाल लूँगा मैं, तो 25 रुपये का लॉस हो जाएगा, यानी कि रुपये में लॉस मेरा कितना है जी 25 रुपये का। अगर कोई वस्तु हम 100 रुपये में बेच रहे हैं उसमें 25 का लाभ है तो वह वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो हानि को जोड़ देते हैं हम विक्रय मूल्य में, तो हमें पता लग जाएगा कि हमने वस्तु जो 25 रुपये की हानि बेची, 100 रुपये बेचने पर 25 की हानि, तो वह वस्तु कितने में खरीदी थी जी 125 में। तो मेरा लाभ और हानि वास्तविक तौर पर निकलता है क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य है उसका 125 और हानि है 25। परसेंटेज निकालने के लिए हानि के रुपये बटे क्रय मूल्य और गुना 100। तो 25 पंजे 125 और 25 से काट 5 से काटेगा 20 को कितनी बार, 5 काटेगा 100 को 20 बार। तो यानी कि मेरा वास्तविक हानि का जो परसेंट है सवाल में, जो विक्रय मूल्य 25% है, वो क्रय मूल्य पर वास्तविक होगा कितने परसेंट जी 20%। क्वेश्चन नंबर 8, एक छात्र को 4/5 से गुना करने को कहा जाता है लेकिन त्रुटिवश उसने 4/5 से भाग कर दिया। बताइए उसके द्वारा परिकलन की त्रुटि का परसेंट कितना है। यानी कि गुना करनी थी 4/5 से, पर लेकिन उसने भाग कर दिया 4/5 से। तो अब हम क्या करेंगे, भाग के चिन्ह को कन्वर्ट करेंगे गुना के चिन्ह में। तो गुना के चिन्ह में जब हम करते हैं तो गुण हमारी भिन्न उल्टी हो जाती है, यानी कि जो 4/5 है उसे बोलेंगे हम 5/4। अर्थात गुना करनी थी 4/5 से, गुना कर दिया हमने 5/4 से। तो अब इसका हमें परसेंट निकालना त्रुटि का कितना होगा। तो देखिए इस करने का तरीका क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौक 16, इधर गुना करेंगे 5 के 5 में, 5 पंजे 25, यानी कि अगर कोई गुना आनी थी उसका रिजल्ट 16 और उसका रिजल्ट आ रहा 25, तो कितना दिखा रहा
9 दिखा रहा, कहाँ से दिखा रहा, 16 से। तो 16 पे 9 अधिक जुड़ रहा, तो 16/9 और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 करेंगे हम। यानी कि गुना लानी थी हमें 16 और गुना ला रखी हमने, परिणाम ला रखा हमने 25। तो यानी कि हमारा परिणाम 16 आना था, 25 ला, तो कितना दिखा रहा परिणाम 9। और कहाँ से दिखा रहा, 16 से जब हम काउंट करते हैं 16 से अधिक बढ़ के 25 हो रहा, तो 9 दिखा रहा किस पे, 16 पे। तो अब परसेंटेज आएगा हमारा 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 निम्मा 225, 225/4 करेंगे तो परसेंट आ जाएगा 4 पंजे 20, 4 छिक 24, बच गया 1, हो गए 10, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 56.25% की त्रुटि परिकलन में कर रखी छात्र ने। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल और आसान है। क्या दिया, कुछ मल्टीपल दे रखे, उनमें हमें निकालना इकाई अंक, यूनिट डिजिट। तो यानी कि हम इकाई अंक निकालना, तो इकाई के ही अंक ले लेंगे हम तीनों संख्या से, 2, 1 और 7। 2 एकम 2 और 2 की गुना करेंगे 7 में, 7 दूनी 14, 14 में हमारा इकाई का अंक हो जाएगा जी क्या, 4। तो 4 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगी मेरी ऑप्शन बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की वे सभी संख्याएं का योगफल क्या होगा जो 5, 8 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखो यहाँ पे पूर्णतः विभक्त करना इन तीनों संख्या से, और वे संख्या होनी चाहिए हमें कैक अंकों में जी, 3 अंकों में। तो देखो इनका पहले हम एलसीएम लेंगे तीनों संख्या का जो तीनों से डिवाइड होती है। 8, 5 का एलसीएम 40, 40 और 12 का हो जाएगा जी 120। तो पहली संख्या हो जाएगी 3 अंकों में 120, अगली 240 और अगली 360, और ऐसे करते जा गए हम, तो लास्ट की मिलेगी 960 जी। तो योग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली संख्या गुना अंतिम संख्या, यानी कि 120 प्लस 960 और बटे 2 और गुना कुल संख्या। तो 120 से लेके 960 तक टोटल संख्या हो जाएगी हमारी 8। तो यहाँ पे 120 और 960 का जोड़ आ जाएगा मेरे पास 1080, और 1080 का मैं करूँगा हाफ, तो ये हो जाएगा 540, और 540 में गुना करूँगा मैं जी 8 की। तो मेरा गुणनफल में अगर 540 गुना 8 कर दूँ तो मेरा योग आ जाएगा। तो 540 गुना 8, 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी कि 4320 मेरा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। तो मेरा 4320 कौन सी ऑप्शन में दिया है जी, मेरा ऑप्शन सी में। और आज का अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर गुणोत्तर श्रेणियों में दी गई है। 2, 4, 8, 16 डैश 1024 में कुल कितने पद है, ये आपको आंसर का कमेंट में आंसर देना कि राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा आज के अभ्यास प्रश्न का।